Today we are going to start with introduction to accounting. अकाउंटिंग की डेफिनेशन को AICPA, the full form of AICPA is American Institute of Certified Public Accountants. जैसे इंडिया में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स वर्ड यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर अकाउंटिंग की जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। ICAI को चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है पार्लियामेंट के थ्रू, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI के थ्रू ऑर्गेनाइज पेपर्स को क्वालिफाई करना होता है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन ओनली ही कैन प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। सेम ऐसे ही अमेरिका में जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, वहां पर CPA अकाउंटेंट्स को कहा जाता है। तो AICPA ने अकाउंटिंग को डिफाइन किया। उन्होंने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद बिगनर को ये नहीं समझ आता कि इसमें अकाउंटिंग में क्या डिफाइन किया गया है, अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया गया है। तो जब हम इस डेफिनेशन को स्टडी करते हैं तो इस डेफिनेशन को डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी किया जाता है। तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो चार टर्म्स मेनली यूज की गई हैं वो चार टर्म्स हैं: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है कि अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपको किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को बनाने के लिए आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, आपको क्लासिफिकेशन करना होगा, आपको समराइजेशन करना होगा और आपको इंटरप्रिटेशन करना होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अकाउंटिंग करनी है तो मींस आपको मैं ये इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, क्लासिफिकेशन कर लीजिए, आप समराइजेशन कर लीजिए और आफ्टर समराइजेशन आप इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। तो अगर आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन के स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम ये बोलेंगे कि हमारे बिजनेस के अकाउंट्स कंप्लीट हो गए
या हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। पर स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन की तो मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या चीज रिकॉर्ड करूं, क्या क्लासिफाई करूं, क्या समराइज करूं, क्या इंटरप्रेट करूं। तो डेफिनेशन कहती है कि अकाउंटिंग के अंदर हम जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं बिजनेस में, जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं, उन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करना अकाउंटिंग कहलाती है। तो हम अभी आगे की क्लास में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग की इंडिविजुअल मीनिंग को समझेंगे। पर डेफिनेशन कहती है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करना अकाउंटिंग होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो हमें पहले ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग का सबसे पहला टॉपिक जो है वो होता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब ट्रांजैक्शंस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? ट्रांजैक्शंस वर्ड का यहां रिलेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन से है, बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन से है। अब बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस क्या है? जब हम बिजनेस को डिफाइन करते हैं तो बिजनेस की डेफिनेशन होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रॉफिट इज बिजनेस। तो मींस जब मैं अपने बिजनेस को रन करूंगा तो बिजनेस को रन करने का मतलब हुआ कि मुझे बिजनेस करने का मतलब हुआ कि मैं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहा हूं। तो जब हम बिजनेस टर्म यूज करते हैं तो बिजनेस टर्म में हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रॉफिट होता है। तो जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्ड यूज होता है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन से होता है, और बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो टर्म एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज टर्म की मीनिंग क्या होती है? इस एक्सचेंज टर्म की मतलब होता है सेल एंड परचेज। तो जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस को करते हैं। अब ये सेल और परचेज की ट्रांजैक्शंस क्या हैं? अब हमने यहां पर एक टर्म पढ़ी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज को करता है तो हम कहेंगे कि बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहा है। और एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें ये भी याद रखना होगा कि हमें एक बायर और एक सेलर चाहिए होगा। तो बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब किया जाता है तो हम उसको बिजनेस कहते हैं। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज का मतलब हुआ सेलिंग एंड selling of goods and services by one party and buying of goods and services by the other party, that is the exchange transaction of business। अब हमने बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज किया। अब स्टूडेंट को यहाँ ये समझना होता है कि यहाँ पर गुड्स वर्ड की मीनिंग क्या है, बिजनेस में गुड्स का मतलब क्या होता है। देखिए, गुड्स वर्ड का मतलब होता है जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप किसी ना किसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं। जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हैं वो आपकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में गुड्स कहलाते हैं। सपोज अगर मैं अपने बिजनेस के लिए या मैं अपने लिए एक फर्नीचर बिजनेस को स्टार्ट करूं जहां पर मैं फर्नीचर को बना करके बेचूंगा, तो फर्नीचर खरीदना और बेचना मेरा बिजनेस होगा। तो जो फर्नीचर मैं बेचूंगा वो मेरे बिजनेस के गुड्स माने जाएंगे। सेम ऐसे ही मान लीजिए कि एक बुक सेलर है, तो एक बुक सेलर
अपनी बुक शॉप से बुक्स और स्टेशनरी एक्सेट्रा आइटम्स बेचता है, तो बुक्स और स्टेशनरी उस बिजनेस की गुड्स कहलाते हैं। सेम ऐसे ही एक मेडिसिन सप्लायर मेडिसिन बेचता है, तो जो मेडिसिन सप्लायर मेडिसिन बेचता है, तो मेडिसिन उसके लिए गुड्स होते हैं। सेम ऐसे ही एक शू मेकर शूज बना करके बेचता है, तो शूज उसके लिए गुड्स होते हैं। तो मीन्स जिस चीज का भी आप बिजनेस करते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप अपने बिजनेस में बेचते या खरीदते हैं, तो वो हमारे बिजनेस में गुड्स कहलाते हैं। तो जो टर्म गुड्स है वो एक जेनरिक टर्म है, कॉमन टर्म है, जिसके अंदर बिजनेस में फर्नीचर, बुक्स, मेडिसिन, शूज, ये सारे हमारे गुड्स के एग्जाम्पल है। तो जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, जिस प्रोडक्ट का, वो आपके गुड्स होते हैं। अब हर एक बिजनेस गुड्स की ट्रेडिंग या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। कई बार कुछ बिजनेसेस सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, यानी कुछ बिजनेसेस सर्विसेज सप्लाई करते हैं। अब सर्विसेज सप्लाई करने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो लोगों को अपनी इंश्योरेंस सर्विसेज बेचती है। लाइक अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रेज करता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको कहती है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी मींस अगर आपकी लाइफ का लॉस होता है, किसी भी पर्सन की लाइफ का लॉस होता है, तो उसको हम इंश्योर करेंगे, हम उसकी लाइफ का उसको इंश्योरेंस क्लेम पे करेंगे। या अगर आप अपने गोडाउन की या आप अपने बिजनेस यूनिट की इंश्योरेंस कराते हैं, तो अगर किसी भी पर्सन के बिजनेस में अगर कोई लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर होता है, तो उस लॉसेस को इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। सेम ऐसे ही अगर आप अपने घर में कोई भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, आप फोन में सिम यूज कर रहे हैं, वोडाफोन की या एयरटेल की या जियो नेटवर्क की, तो ये जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर हैं, तो ये कम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही हैं। तो जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने का मतलब होता है कि आप किसी गुड या सर्विस का एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी किसी भी गुड या सर्विस की सेल या परचेज में आप इन्वॉल्व हैं। तो जब हम कहते हैं कि बिजनेस जब हम ये कहते हैं कि बिजनेस जब हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन होता है, तो रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट हम किसको करते हैं? हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करते हैं। तो जब एक बिजनेस इन गुड्स को जिसमें भी वो डील कर रहा है, उसको सेल या परचेज करता है, तो हम ये कहेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें सिर्फ सेल और परचेज इन्वॉल्व नहीं होती, पर ये याद रखिएगा, बिजनेस जो सेल या परचेज कर रहा है, वो बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज की सेल या परचेज करता है। यानी एक बिजनेस गुड्स या सर्विसेज में डील करता है, तो जब बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, तो हम कहते हैं कि वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है। अब अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, तो आप बोलोगे कि सर वो किसी गुड का बिजनेस कर रहा है, सर वो किसी सर्विस का बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, लेकिन सिर्फ गुड्स को सेल या परचेज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल नहीं है। जब आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर करने होते हैं। जैसे आप अपने लिए वर्कर्स हायर करते हैं, तो आप उनको वेजेस पे करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं, तो आप उनको सैलरी पे करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके बिजनेस का एक्सपेंस होगा। अगर आपका बिजनेस यूनिट रेंट पर है, तो आप बिजनेस का जो रेंट पे कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस है।
तो बिजनेस में जो भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंस किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, रेंट पेमेंट, वेजेस पेमेंट, सैलरी पेमेंट एक्सेट्रा, तो जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस पे करता है वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। या एक बिजनेस को सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा अगर एक बिजनेस को कहीं से रेंटल इनकम मिल जाती है या एक बिजनेस को कमीशन से इनकम मिल जाती है, तो अगर एक बिजनेस कहीं से रेंटल इनकम या कहीं से कमीशन के फॉर्म में या कहीं से फीस के फॉर्म में इनकम कमा रहा है, तो ये रेंटल इनकम आना, कमीशन आना, फीस आना, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पाया जाए, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर बिजनेस कोई एक्सपेंस करेगा तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर बिजनेस को कोई इनकम होगी तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो फाइनली बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या फीचर होते हैं? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के फीचर होते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की जा रही है वो मनी के फॉर्म में की जा रही है। मींस जो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो मनी के फॉर्म में होने का मतलब है कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उसको मनी में मेजर कर सकते हैं। इफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो जब हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है और जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? सपोज आपके बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो आपके बिजनेस को अगर प्रॉफिट होगा तो आप कहेंगे कि हमारा बिजनेस फाइनेंशियली साउंड हो गया है। अगर इसके अगेंस्ट आपके बिजनेस को लॉसेस इनकर्ड होते हैं, तो अगर आपके बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं तो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पुअर हो जाती है। अब बिजनेस को ये जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, ये प्रॉफिट या लॉसेस बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट या अफेक्ट करती है और इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर करते हैं, दैट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आगे एक वर्ड और था डेफिनेशन में, दैट इज इवेंट। मींस रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब ये इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को हम लोग इवेंट्स कहते हैं। बिजनेस को एट द एंड ऑफ देयर प्रॉफिट होना, बिजनेस को एट द एंड देयर लॉस होना, इवेंट है। ईयर एंड पर बिजनेस के पास कितना कैश बैलेंस बचा है, ये इवेंट है। बिजनेस के पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये इवेंट है। बिजनेस के ओनर के पास ईयर एंड पर कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कितनी उसकी क्लोजिंग कैपिटल है, तो ascertaining the closing cash balance, ascertaining the closing stock, ascertaining the closing capital of the business is an event. तो the result of the business transaction is called as event. तो अब हमारा अकाउंट्स की डेफिनेशन या अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है कि बिजनेस में जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं, उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करना अकाउंटिंग कहलाता है। अब बिजनेस के अंदर जब हम
अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्डिंग वर्ड यूज करते हैं, तो रिकॉर्डिंग वर्ड का मतलब होता है कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए हैं, उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करना हमारे अकाउंटिंग की स्टेज नंबर 1 होती है। अब जब हम ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये डेफिनेशन कहती है कि सिर्फ उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाए which are in part at least of financial character। ऐसे ही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर हो। फाइनेंशियल इन कैरेक्टर का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शंस आपकी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होंगी, उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जो मनी में मेजर हो सकती हैं, उन्हीं को ही हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने फीचर पढ़े कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसको मनी में मेजर किया जा सकता है, और एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है। तो ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस के अंदर मींस दो तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। एक monetary transactions and second is non monetary transactions। अब ये monetary transactions और non monetary transactions क्या होती हैं? ऐसी transactions जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वो हमारी monetary transactions हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको ट्रांजेक्शन्स की मीनिंग बताई कि हमारे बिजनेस ने गुड्स सेल करे। सपोज मेरे बिजनेस फर्नीचर का है और मैं कहूं कि मैंने 1 करोड़ रुपीस का फर्नीचर की सेल करी, तो यहाँ पर फर्नीचर की सेल को मैंने 1 करोड़ रुपीस मनी में मेजर किया। या मैं अब ये कहूं कि इस बिजनेस फर्नीचर बिजनेस को चलाने के लिए मैंने अपने लिए रॉ मटेरियल में वुड खरीदी या और सामान खरीदे जिससे फर्नीचर तैयार हो सका। मैंने इस फर्नीचर बिजनेस के लिए 20 लाख रुपीस के गुड्स परचेज करे। तो 20 यहाँ जो गुड्स की परचेज हो रही है वो किस में मेजर हो रही है? 20 लाख मनी में मेजर हो रही है। या मैं कहूं कि मैंने अपने बिजनेस का 1 लाख रुपीस का रेंट पे करा, या मैं ये कहूं कि मैंने अपने फैक्ट्री का 50,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हैं, ये जब मनी में मेजर होती है तो ही हम इनको मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहते हैं, और केवल इन्हीं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही हम अपने अकाउंट्स के अंदर या अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग सेज रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन which are of monetary in nature, that is financial in character, means that are measurable in terms of money। अब नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का मतलब है, सपोज हम कहें कि द मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, जो रिलायंस कंपनी है, उस रिलायंस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है। तो एक कंपनी की एफिशिएंसी को आप क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, पर आप उसको फाइनेंशियली या मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। इवन दो कि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एक कोर एस्पेक्ट है जिसके बिना कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है, पर हम फिर भी इसको अकाउंटिंग के स्कोप में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, गुड, बैड, इस तरह के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनको मनी फॉर्म में कन्वर्ट करना या उनको मनी फॉर्म में मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो अकाउंटिंग कहता है कि हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी इन नेचर है। तो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का जो रिकॉर्डिंग की स्टेज है, तो रिकॉर्डिंग की स्टेज प्री डिटरमिन्ड रिक्वायरमेंट रख देती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो रखती है आइडेंटिफिकेशन। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये फर्स्ट
एट्रीब्यूट और फीचर ऑफ अकाउंटिंग कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाई ऑल दोज ट्रांजेक्शंस and events which are measurable in terms of money. Then, after identifying the transaction, measure them in terms of money, which the transactions so identified are measured in terms of money, so that they now can be recorded in accounting books. So before recording of transaction in the accounting books, all the transaction and events must be identified and must be measured in terms of money, so that recording can be done or recording can be initiated. जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारी ट्रांजैक्शंस दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी कैश ट्रांजैक्शंस और नेक्स्ट कैटेगरी होती है हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हम अपने अकाउंटिंग में देखेंगे कि ट्रांजैक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, एक कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अब ये कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है? नॉन कैश और कैश ट्रांजैक्शन में डिफरेंस है कि अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन में मनी को साथ साथ देते और लेते हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैंने अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किए फॉर ₹10,000 और मैंने अपने कस्टमर को गुड्स दिए और मैंने उससे ₹10,000 कैश ले लिया, तो मेरे पास जब इस गुड्स को बेच करके इमीडिएटली कैश आ गया तो मैं कहूंगा कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। या मैंने अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करे फॉर ₹2,000, तो मैंने गुड्स परचेज करने के बाद अपने सप्लायर को ₹2,000 कैश पे कर दिए, यानी मैंने गुड्स लिए और साथ साथ उसका कैश पे कर दिया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश को लेते या देते हैं तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन आपने ये भी सुना है, या एक बड़ी एक टू अ लेमैन आल्सो इट्स वेरी इजी, कि बिजनेस के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने बिजनेस की सारी सेल्स गुड्स की कैश में कंडक्ट करे। कई बार बिजनेस को अपने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करने पड़ते हैं। क्रेडिट का मतलब हो गया कि बिजनेस को अपने गुड्स उधार में बेचने पड़ते हैं और हम अपने कस्टमर को एक टर्म ऑफ क्रेडिट अलाउ कर देते हैं कि आप हमें 5 दिन बाद 10 दिन बाद इसकी पेमेंट कर देना, तो हम उसको एक क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कस्टमर मुझे आज पैसे नहीं देगा, ये कस्टमर को मैंने जो क्रेडिट में गुड्स सेल किए हैं और सपोज मैंने इनको 10 डेज का क्रेडिट दिया है, तो आज सेल की डेट पर मेरे पास कैश नहीं आएगा, ये मेरे पास 10 डेज के बाद आएगा। तो ये ट्रांजैक्शन मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या मेरी ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ऐसे ही मैंने अपने बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करे और मेरे सप्लायर ने मुझे 7 डेज का टर्म ऑफ क्रेडिट दे दिया, तो आज गुड्स परचेज करने पे मुझे कैश नहीं देना पड़ रहा है, तो ये मेरी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और 7 डेज के बाद जब मैं इसको पे करूंगा देन दैट बिकम्स द कैश ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस के अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब जब इन ट्रांजैक्शन को किया जाता है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, इन सभी तरह की ट्रांजैक्शंस को अब हमें अपने बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें कुछ अकाउंटिंग बुक्स की जरूरत पड़ती है। इन अकाउंटिंग बुक्स को हम लोग जर्नल कहते हैं। जर्नल, these are called as accounting books are called as journals। अब ये जो अकाउंटिंग बुक्स है, जो जर्नल्स होते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं या इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर मैंने कोई भी कैश ट्रांजैक्शन करी है तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम जो अकाउंटिंग बुक बनाएंगे दैट इज कैश बुक। तो कैश बुक इज प्रिपेयर्ड
टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस जितनी भी कैश ट्रांजेक्शंस करेगा उन कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। अब जब कैश ट्रांजेक्शन होती हैं तो कैश ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, एक कैश रिसिप्ट्स एंड सेकंड इज कैश पेमेंट्स, यानी बिजनेस को या तो कैश रिसीव होता है या बिजनेस को कैश पे करना होता है। तो जब बिजनेस कैश रिसीव करता है या बिजनेस कैश को पे करता है तो ऐसी कैश ट्रांजैक्शन को हम अपनी बिजनेस की कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मींस हम अपने बिजनेस की सभी कैश ट्रांजैक्शन की एक सेपरेट रिकॉर्डिंग बनाते हैं ताकि हमें पता रहे कि ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग द ईयर लेटर ऑन हमारे पास टोटल कैश कितनी रिसिप्ट हुई, मींस कितना कैश आया और कितना कैश हमारे से गया, कितना पैसा हमने खर्च करा, कैश कितना पे करा गया। जब कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक बनाई जाती है तो उसके बाद जितनी भी बुक्स हैं, ये 2 से लेकर के 8 तक सीरियल ऑर्डर तक ये जितनी भी बुक्स होती हैं, इन बुक्स को हम अपने बिजनेस की नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। प्लीज ये ध्यान से समझें कि कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाई जाती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मींस नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बाकी की रिमेनिंग बुक बनाई जाती हैं। इन बची हुई रिमेनिंग बुक को हम बिजनेस की सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। इनको हम अपने बिजनेस की सब्सिडियरी बुक्स भी कहते हैं। अब इसमें जो सेकंड नंबर पे बुक प्रिपेयर हो रही है वो परचेज बुक है। बड़े ध्यान से बात को समझेंगे। जब बिजनेस अपने लिए क्रेडिट में गुड्स खरीदेगा, प्लीज आप इन वर्ड इस जगह पर गुड्स की वर्ड को या गुड्स वर्ड की मीनिंग को क्लियरली समझ लीजिए। गुड्स का मतलब मैंने शुरू में आपको बताया, जिस चीज का आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वो आपके गुड्स हैं। मींस जिस चीज प्रोडक्ट को आप डील करते हैं जिस प्रोडक्ट में, वो आपके गुड्स है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए क्रेडिट में गुड्स परचेज करे, यानी आपने अपने सप्लायर को कहा कि आप हमें गुड्स दे दो, आपने सप्लायर से गुड्स ले लिए 7 डेज के क्रेडिट पर, तो जब आपने गुड्स उधार में खरीदे तो जो भी गुड्स उधार में खरीदे जाएंगे उनको हम अपनी परचेज बुक में सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमने टोटल क्रेडिट में गुड्स कितने बिजनेस के लिए परचेज करे हैं। सेम ऐसे ही जब हम बिजनेस के लिए सेल करते हैं या बिजनेस से सेल करते हैं और हम अपने बिजनेस से क्रेडिट सेल करते हैं गुड्स की। क्रेडिट सेल तो गुड्स का मतलब है कि जो प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूं उसको मैंने क्रेडिट में बेचा, यानी मैंने अपने बिजनेस के गुड्स उधार में बेचे। तो जो भी मैं अपने बिजनेस में उधार में गुड्स की ट्रांजैक्शंस करूंगा उन ट्रांजैक्शंस को मैं सेल्स बुक में रिकॉर्ड करूंगा। उनको एक सेपरेट बुक दे दी जाएगी, सेल बुक, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने अपने बिजनेस में टोटल क्रेडिट में यानी उधार में कितना माल बेचा है। तो परचेज बुक का पर्पस उधार की परचेज को रिकॉर्ड करना होता है गुड्स की, और सेल बुक का पर्पस उधार की सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट फोर्थ बुक है हमारी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का मतलब होता है जब आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट में और वो गुड्स किसी भी रीजन से डिफेक्टिव निकले या ब्रोकन थे या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन थे। नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस का मतलब है कि जो माल आपने ऑर्डर दिया था उसकी जगह उन्होंने कुछ और माल गलती से डिलीवर कर दिया, तो गुड्स बीइंग डिफेक्टेड, बीइंग गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस, तो आपको गुड्स वापस करने पड़ेंगे। तो जो खरीदे हुए गुड्स हम वापस कर देते हैं ड्यू टू एनी रीजन, such returns of goods are recorded in purchase return book. परचेज रिटर्न बुक को हम लोग आगे चल करके रिटर्न आउटवर्ड बुक का भी नाम देंगे, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। सेम अगर अब आपने माल बेचा और जो माल आपने बेचा अगर वो डिफेक्टिव था या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन था, मिस्टेकनली आपने सेल कर दिया, या जो माल आपने सेल करा वो डिफेक्टिव था, ब्रोकन था,
तो आपके कस्टमर ने वो माल आपको वापस दे दिया। तो जो माल आपका कस्टमर आपको वापस दे देता है उसको हम लोग सेल रिटर्न बुक में सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट बिजनेस को ये पता रहे कि हमने जितनी भी सेल करी थी उसमें से कितना माल वापस आ गया। और परचेज रिटर्न बुक से हमें पता लगता है कि हमने टोटल परचेज में से कितना माल वापस परचेज जो किया था वो वापस कर दिया। तो कैश बुक का पर्पस कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। इसमें दो साइड्स होती हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। जितनी भी कैश रिसिप्ट आती हैं उसको रिसिप्ट साइड में लिख दिया जाता है, जितनी भी पेमेंट होती है उसको कैश बुक की पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज बुक के अंदर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डाली जाती हैं। सेल्स बुक्स के अंदर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न जर्नल के अंदर डिफेक्टिव परचेज होने पर माल रिटर्न करने में परचेज बुक में डाला जाता है। डिफेक्टिव सेल्स होने पर जो माल वापस आता है उसको सेल रिटर्न बुक में डाला जाता है। सेल रिटर्न बुक को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 6 एंड 7 पे बिल्स पेबल बुक एंड बिल्स रिसीवेबल बुक। थोड़ा सा ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा बात को समझिएगा। क्रेडिट सेल्स के दौरान प्लीज बात को समझेंगे। यहाँ पर जब हम बिजनेस में क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स का मतलब है हम अपने कस्टमर को उधार में माल बेचते हैं, और जब हम गुड्स बेचते हैं तो गुड्स का जो बिल बनाया जाता है उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इनवॉइस कहा जाता है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्रेडिट सेल करी, हमने इनवॉइस बनाई, यानी हमने गुड्स का बिल बनाया, और जो इनवॉइस थी वो इनवॉइस हमने अपने कस्टमर को दी, और हमने अपने कस्टमर को ये कहा कि आप इस इनवॉइस के ऊपर, इस बिल के ऊपर अपने साइन कर दीजिए, और जब आप हमें उधार का पैसा लौटा दोगे तो हम आपको ये इनवॉइस आपकी साइन की भी वापस दे देंगे। तो हमने अपने कस्टमर को गुड्स दिए, गुड्स की इनवॉइस नहीं दी, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी इनको दी, ओरिजिनल कॉपी पे हमने अपने साइन करा लिए बिल की या इनवॉइस की। तो ये इनवॉइस का पैसा मुझे जब तक मेरा कस्टमर नहीं देगा, इस इनवॉइस या बिल को मैं अपने पास रखूंगा। तो ऐसे बिल या इनवॉइसेस जिनकी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलनी होती है उनको हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट, अगर आपने माल परचेज किया हो और जो गुड्स आपने परचेज करे उसकी पेमेंट आपको 10 डेज या 30 डेज या 2 मंथ्स के बाद देनी है, तो तब तक आपका जो सप्लायर है वो आपसे इनवॉइस पे साइन करा लेगा, और आपको वो कहेगा कि जब आप इन गुड्स की पेमेंट मुझे दे जाओगे तो मैं आपको ही आपका इनवॉइस वापस दे दूंगा। तो जब ऐसे इनवॉइसेस या बिल्स, जिन बिल की पेमेंट, जिन गुड्स के बिल की पेमेंट हमने नहीं करी है, वो बिल्स हमारे लिए बिल्स पेबल कहलाते हैं। तो एक बिजनेस के पास बिल्स रिसीवेबल होते हैं, जिन बिल्स की पेमेंट हमें अपने कस्टमर से लेनी होती है, और बिल्स पेबल होते हैं जिन बिल्स की पेमेंट हमें अपने सप्लायर्स को करनी होती है। तो जितने भी बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल होते हैं उनकी सेपरेट रिकॉर्डिंग परचेज सेल बिल्स पेबल बुक और बिल रिसीवेबल बुक में की जाती है। अब आप यहाँ इस बात को प्लीज एक बार जरूर कंफर्म करें, परचेज बुक, सेल बुक, ये दो बुक्स ऐसी थी जिसमें हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी। क्रेडिट परचेज परचेज बुक में, क्रेडिट सेल सेल बुक में। और जो बिल पेबल और बिल रिसीवेबल है, अगेन बिल रिसीवेबल मींस क्रेडिट में सेल करी तो वो बिल की रिकॉर्डिंग हमने बिल रिसीवेबल बुक में करी। क्रेडिट में परचेज करी, पेमेंट नहीं करी इनवॉइस की, तो बिल पेबल की रिकॉर्डिंग हमने बिल पेबल बुक में करी। अब लास्ट और एट्थ जो जर्नल होता है हमारा, दैट इज नेम्ड एज जर्नल प्रॉपर। अब ये जर्नल प्रॉपर क्या है? हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स अब मिसलेनियस रह जाएंगी। अब आप पूछेंगे सर ये मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनकी जगह इन फर्स्ट 7 बुक्स में नहीं बन पाती है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिनकी जगह इस फर्स्ट 7 बुक्स में नहीं बन पाती है, उन मिसलेनियस ट्रांजेक्शन के लिए एक बुक बनाई जाती है जिसको हम लोग जर्नल प्रॉपर कहते हैं। और ये मिसलेनियस ट्रांजेक्शंस के अंदर भी हम लोग नॉन कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस की जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं वो कैश बुक के बाद 2 to 8 सीरियल ऑर्डर तक की बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बिजनेस में
जब भी कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं तो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जब ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें जर्नल्स का यूज करना होता है। इन जर्नल को हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। हर एक टाइप की बुक का एक अपना ऑब्जेक्टिव है कि हर एक टाइप की बुक में पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं तो रिकॉर्डिंग सिर्फ ये पर्पस सॉल्व करती है कि हमने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी हैं उनको हमने एक सिस्टमैटिकली ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है और हमने कोई भी ट्रांजैक्शन स्किप नहीं करी है। लेकिन रिकॉर्डिंग का जो पर्पस है वो केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने तक ही सीमित है, लेकिन अब आप उससे कुछ कंक्लूजन्स डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो अब सपोज आपने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे इन अकाउंटिंग बुक से देख करके ये बताइए, मुझे अकाउंटिंग बुक से देख करके ये बताइए कि हमारे बिजनेस के पास हमारे बिजनेस ने टोटल सेल्स कितनी करी है ड्यूरिंग द पीरियड, या बिजनेस ने टोटल परचेज ऑफ गुड्स कितनी करी है ड्यूरिंग द ईयर, या मेरे बिजनेस ने टोटल इस पीरियड में कितना रेंट पे करा है, या मैंने अपने वर्कर्स को टोटल कितनी वेजेस दी हैं, या मैंने टोटल अपने वर्कर को कितनी सैलरी दी है, या मैंने थ्रू आउट द पीरियड कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे हैं, या मैंने गवर्नमेंट को कितने टैक्सेस पे करे हैं। तो ये जो मुझे डिफरेंट हेड्स की नॉलेज चाहिए, यानी टोटल सेल ऑफ गुड्स, टोटल परचेज ऑफ गुड्स, टोटल रेंट पे, टोटल वेजेस, टोटल सैलरी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी, टोटल टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट एक्सेट्रा एंड सो ऑन, ये जानकारी, ये इन्फो मुझे इस अकाउंटिंग बुक से नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन को जस्ट अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है, पर हमने उनको अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई नहीं किया है। मींस इन ट्रांजैक्शन में से मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर लिया अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, पर मुझे टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल वेजेस ऐसी कोई जानकारी अकाउंटिंग बुक्स नहीं दे पा रही हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एक अकाउंटिंग बुक प्रिपेयर करनी होगी जिसका नाम होगा लेजर। अब इस लेजर प्रिपरेशन को या लेजर बुक को प्रिपेयर करने को हम क्लासिफिकेशन की स्टेज कहते हैं। यानी आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन मस्ट बी क्लासिफाइड इन द लेजर। अब लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा बात को यहाँ समझेंगे। हम अपने लेजर बुक के अंदर अकाउंट्स ओपन करेंगे। अब सपोज अगर आपको सेल्स जाननी है तो आप लेजर के अंदर सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। जितनी भी सेल की ट्रांजैक्शन इन बुक्स के अंदर है उनको आप यहां से उठाकर सेल अकाउंट में डालेंगे तो आपको टोटल सेल पता लग जाएंगी। अगर मैं लेजर के अंदर परचेज अकाउंट बना दूं और मैं सारी परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में डाल दूं तो मुझे टोटल परचेज पता लग जाएंगी। मींस अब हमने क्या करना है, हमने हर एक टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए एक हेड ऑफ अकाउंट खोलना है और उस हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो जब हम सारी ट्रांजैक्शन को, परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में, सेल की ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में, वेजेस की वेजेस में, सैलरीज की सैलरी में, परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न अकाउंट में, सेल रिटर्न की सेल्स रिटर्न अकाउंट में एंड सो ऑन, जब सभी ट्रांजैक्शन को हम उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास उन सभी हेड्स का टोटल आ जाएगा। टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल वेजेस, टोटल एंड सो ऑन, हर एक हेड अकाउंट का टोटल आ जाएगा। तो जब हम
टाइप की ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट अकाउंट में भी क्लासिफिकेशन इस क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। जब हम ट्रांजैक्शन को और जितने बिजनेस में अकाउंट्स हैं, परचेज, सेल, रेंट, सैलरी, वेज, स्टेज होते हैं, और पॉसिबल अकाउंट्स के अंदर हम अपनी सब्सिडरी बुक्स में से या जर्नल में से ट्रांजैक्शन को यहाँ पर लेजर के अंदर उन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो इस स्टेज को हम लोग लेजर में डालते हैं, अकाउंट्स में डालते हैं। तो एज a book called ledger is prepared. Under ledger various accounts are opened and all the transaction relates to that particular account are posted to that particular account and that is known as ledger posting. जब लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम कंक्लूडिंग स्टेज पे जाने के लिए हर एक लेजर के बैलेंस का, यानी हर एक अकाउंट के एंड में उस अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने का मतलब है कि मुझे उस अकाउंट का अमाउंट पता लग जाएगा कि सेल कितनी है, परचेज कितनी है, रेंट कितनी है। तो हमें हर एक अकाउंट का जब लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हर एक अकाउंट की हमें बैलेंसिंग करनी होगी। तो जब हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं तो लेजर की बैलेंसिंग करना यानी टोटल निकालना समराइजेशन की स्टेज होती है, और ये हमारी स्टेज नंबर 4 होती है, क्योंकि स्टेज नंबर 1 आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मेजरिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ मनी थी, सेकंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग थी, थर्ड स्टेज क्लासिफिकेशन थी, और फोर्थ स्टेज समराइजेशन है, जहां पर हम अपने लेजर की बैलेंसिंग कर रहे हैं और हर एक लेजर का बैलेंस निकाल रहे हैं। तो जब हम लेजर को बैलेंस करते हैं तो हमें टोटल्स मिल जाते हैं, यानी पूरी की पूरी अकाउंटिंग बुक्स को जब हमने लेजर्स में कन्वर्ट करा और हर एक लेजर का केवल टोटल निकाल लिया तो हमारे हर एक लेजर अकाउंट का समराइज्ड अमाउंट हमें मिल गया, हमें लेजर की समरी मिल गई, इसलिए इसको हम समराइजेशन की स्टेज कहते हैं। अब जितने भी आपने लेजर के अंदर अकाउंट्स खोले थे उनके निकाले गए बैलेंसेस को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। इस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस, TRIAL BALANCE, ट्रायल बैलेंस। अब एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है? कुछ कुछ ये देखने में ऐसा होता है, कुछ ये देखने में ऐसा होता है कि आप एक स्टेटमेंट टाइप बनाते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट अपीयर होती है। इस स्टेटमेंट में 2 कॉलम होते हैं, ऊपर हेडिंग ट्रायल बैलेंस डाली जाती है। यहाँ पर आप 1 2 3 टिल एन नंबर तक जो जो अकाउंट आपने खोले हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट एक्सेट्रा टिल एन नंबर ऑफ अकाउंट, जितने भी होते हैं उन अकाउंट की नेमिंग फर्स्ट कॉलम में करी जाती है और उनके अमाउंट को जो भी आपके बैलेंसेस आए लेजर के उनको हम इस ट्रायल बैलेंस के अमाउंट के कॉलम में स्पेसिफाई करते हैं। थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनना होगा। कुछ लेजर के बैलेंसेस फर्स्ट कॉलम में लिखे गए हैं, कुछ के सेकंड कॉलम में लिखे गए हैं। जो फर्स्ट वाला कॉलम है, प्लीज ये थोड़ा इनिशियल स्टेजेस है, बताने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करने के लिए बताना है। जब हम ये लेजर्स बना रहे होते हैं, जब हम ये ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं, तो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम होता है इसका नाम होता है डेबिट, और जो सेकंड कॉलम होता है इसका नाम होता है क्रेडिट। तो जो लेजर के नेम्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिख करके उन लेजर के जो बैलेंसेस आए हैं बैलेंसिंग करने पर, टोटल करने पर, उनमें से कुछ लेजर बैलेंस को डेबिट में डाला जाता है, कुछ लेजर बैलेंस को क्रेडिट में डाला जाता है। जब सारे लेजर बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में प्लेस हो जाते हैं तो हम ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं ईयर एंड पर, अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर, और दोनों कॉलम का टोटल डेबिट और क्रेडिट का इक्वल आता है। सपोज डेबिट आइटम का टोटल 1 करोड़ आ रहा है तो क्रेडिट का टोटल भी 1 करोड़ आएगा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम
इक्वल आ जाते हैं तो ये इस बात को एश्योर करता है कि आपने अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई भी अरिथमेटिकल एरर नहीं करी है, यानी आपने अपनी अकाउंटिंग को ठीक तरीके से रिकॉर्ड और क्लासिफाई और समराइज किया है। अगर ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है, दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग एरर कर दी है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम इस ट्रायल बैलेंस को एग्री करने के लिए एफर्ट करने का होता है, और जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो दे आर द मास्टर्स टू दैट, तो दे नो कि ट्रायल बैलेंस में कैसे इक्वल अमाउंट्स आएंगे। जब ट्रायल बैलेंस में हम लेजर के बैलेंसेस को प्लेस कर करके उसका टोटल कर देते हैं, तो अब हमारे पास समराइजेशन के स्टेप नंबर 2 के अंदर फाइनल स्टेज या जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है उसका टाइम आता है, और इस सीक्वेंस में अब हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल पाते हैं। मींस अब आप अपनी अकाउंटिंग की फोर्थ स्टेज के पॉइंट नंबर 2 में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। इस अकाउंट का नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को डिस्क्लोज करता है। ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्रॉफिट आ जाता है, ये बहुत आगे का टास्क है। सिर्फ अभी बस ये बता सकते हैं या ये डिस्कस करना होगा कि इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन को जानते हैं, और इसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहते हैं इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। और जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाता है तो उसके बाद अभी मैंने एक टर्म यूज करी थी बीच में, फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम अपने बिजनेस को देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट और प्रिपेयर होती है जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। ये बैलेंस शीट हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करती है। तो जब हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और जब हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को या इन अकाउंट्स को बनाना फाइनल अकाउंट्स, या इनको हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो एट द स्टेज 4 we have to prepare final accounts or financial statements. Reason being that now we need to know the financial balance, final outcome of the business process, that is profit or loss ascertained by the business or the financial position of the business. That's why these statements are called as final accounts or financial statements of business. अब यहाँ पर बिजनेस को अपने प्रॉफिट और लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है। अब लास्ट स्टेज में जब आते हैं तो हमारी स्टेज नंबर 5 आती है, जिसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। अब ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्या है, बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारे बिजनेस के अकाउंट्स क्या कह रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग लैंग्वेज एक केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ आती है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को हमारे अकाउंटिंग की नॉलेज समझ में नहीं आती है। तो हमारे बिजनेस से जितने भी जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं, यानी जिन लोगों को हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, उन अकाउंटिंग यूजर्स को हम अपने बिजनेस की जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हमें एक इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रेजेंट करना होता है। तो हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं और अपने बिजनेस के रिजल्ट्स कंक्लूड करे हैं, उनको हम एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में एनालाइज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक मीनिंगफुल लैंग्वेज और एक इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं, ताकि डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स एक्सेट्रा एंड मैनेजमेंट एज वेल हमारे बिजनेस के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकें और वो हमारे बिजनेस को समझ सकें। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है और उनको इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है, जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और जब एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का काम खत्म हो जाता है तो डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर्स को
ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाती है ताकि वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन को यूज कर सकें। बैंकर्स ये देख सकें कि क्या मुझे इस बिजनेस को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या लोन दिया हुआ है तो क्या बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन इतनी है कि वो मेरे बिजनेस को टाइमली, हमारे बैंक लोन को टाइमली पे कर पाएगा। सप्लायर जानना चाहेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के बाद और जानने के बाद कि हमें वो माल सप्लाई आगे फ्यूचर में करेंगे या नहीं करेंगे। मैनेजमेंट ये डिसीजन ले पाएंगी कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन हमें क्लोज करनी है, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को लेनी, वो सारा का सारा इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर ही पॉसिबल हो पाता है। तो लास्ट स्टेज में, जिसको हम स्टेज नंबर 6 कहते हैं, यहाँ पर एनालाइज और इंटरप्रेट किए गए डाटा को हम इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। इसको कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स कहा जाता है। जब अकाउंटिंग की ये रिजल्ट्स यूजर्स तक पहुंच जाते हैं तो हमारी एक पर्टिकुलर ईयर एंड की अकाउंटिंग प्रोसेस एंड हो जाती है और नेक्स्ट ईयर आने पर दोबारा ये अकाउंटिंग प्रोसेस नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस के लिए की जाती है। मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं बुक्स के अंदर, क्लासिफाई होती हैं लेजर में, अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट की पोस्टिंग मींस लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उनकी बैलेंसिंग करी जाती है, ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस को प्लेस किया जाता है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को सर्टेन किया जाता है और उसको एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके डिफरेंट अकाउंटिंग यूजर को सेंड किया जाता है ताकि वो अपने हैंड पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग ले सके। इस कंप्लीट अकाउंटिंग की स्टेजेस को हम अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। So every business has to use this accounting process to prepare their account, to ascertain their profitability and financial position, and to communicate with the interested user or different stakeholders of the business. So far हमने डेफिनेशन पढ़ी, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करें जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, उनको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग कहलाता है। बीच में टर्म आई थी सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है कि एक यूजफुल मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। फिर बीच में यहाँ एक टर्म आई थी अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो अकाउंटिंग की एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस, यानी अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग साइंस भी है। अब अकॉर्डिंग आर्ट और साइंस दोनों कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म साइंस। एनी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस, मींस different principles, theories relating to a particular discipline is a science, and application of that knowledge or application of that science to ascertain some predetermined objective. The application of such knowledge to achieve some predetermined objective is art. So art is the application of science, that is art is the application of knowledge. So accounting is science because accounting has its own theory, accounting has its own set of principles, accounting has its own concepts and convention, accounting has its own methodology to prepare the accounts. So accounting is a science and it is a complete branch of knowledge, and when it is applied by the accountant it becomes an art. So accounting is both science and art. It is also one of the important feature or characteristic of the accounting. अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। इस डायग्राम के अंदर हमने 6 स्टेजेस को कवर करा। हमने इसके अंदर 6 स्टेजेस को कवर करा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन स्टेज नंबर 1, recording stage number 2, classification stage number 3, summarization stage number 4, analysis and interpretation stage number 5 and communication stage number 6। जो हमारी स्टेज नंबर 1, 2, 3 है और 4, 5, 6 है, इनके बीच में हम एक सेपरेशन लाइन डालते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इस अकाउंटिंग प्रोसेस के 6 स्टेप्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3 राइट साइड में है,
स्टेप नंबर 4, 5, 6 हमारी लेफ्ट साइड में है। ये जो स्टेप नंबर 1, 2, 3 है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन, recording, identification, recording and classification. These three stages, transaction को identify करना, measuring them in terms of money, recording them in accounting books and posting them into ledger. These three stages of accounting is called as bookkeeping. तो हमारी जो राइट साइड की 3 स्टेजेस हैं, इन 3 स्टेजेस को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग may be defined as identifying the financial transaction, measuring them in terms of money and posting the recorded transaction into the ledger, which is known as classification. So identifying, recording and classification of transaction is bookkeeping, and along with bookkeeping, the next 3 stages, that is summarization, analysis and interpretation, and communication. These 3 stages along with bookkeeping is called as accounting. So what is the difference between bookkeeping and accounting? The first 3 stages of accounting process is known as bookkeeping, and along with first 3 stages, if stage number 4, 5, 6 is added, then it is called as accounting. So it is one of the most important question and topic of accounting subject, differentiate between bookkeeping and accounting, and it is a first and foremost important question of every school or for every student. Now, what is bookkeeping? Identifying, measuring, recording, classifying is bookkeeping. In addition to bookkeeping, summarization, interpretation, communication is accounting. Bookkeeping is the primary stage because first 3 stages is the prime stages, and accounting is the secondary stage. Only after bookkeeping, accounting is possible. Bookkeeping only helps to maintain systematic record of transaction events of financial character, whereas accounting objective of accounting is to ascertain the financial position and profitability position of business operations and passing on the needed information to the interested users or stakeholders. बुककीपिंग एक रेगुलर जॉब है, इसलिए रूटीन इन नेचर होती है। जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल इन नेचर है, बिकॉज आपको एनालिसिस लगाना पड़ता है, और डायनेमिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने होते हैं, करने पड़ते हैं, इसलिए इसको एनालिटिकल और डायनेमिक इन नेचर कहा गया है। रूटीन वर्क को जूनियर अकाउंटेंट या एक वेल ट्रेन्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती है, वो एक ऑर्डिनरी स्टाफ हैविंग बुककीपिंग ऑफ नॉलेज, हैविंग नॉलेज ऑफ बुककीपिंग कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन, वो एक स्पेशलाइज फंक्शन है, एक एनालिटिकल नेचर होने की वजह से उसके लिए स्पेशलाइज्ड और ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए होगा। यहाँ पर आपको केवल मैकेनिकल नेचर है, जस्ट रिकॉर्ड करना है, लेकिन कोई आपके स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग आपका एनालिटिकल इन नेचर है, इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्किल और एबिलिटी का होना जरूरी है। तो बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। एंड नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अकाउंटेंसी may be defined as the basis on which accounting is done. So accountancy becomes the basis of accounting, as bookkeeping becomes the basis for accounting. Similarly, for accounting, accountancy becomes the basis. Now, what is accountancy? In order to
complete the accounting process, various rules and principles, concepts and rules are needed, different rules, principles, methodology, techniques are needed. The branch of knowledge which carries these rules and principle, which helps to do the accounting, is known as accountancy. So accountancy is the branch of knowledge which helps in accounting. So again, there is a comparison between bookkeeping, accounting, and accountancy. So we should go for the accountancy now. It includes theories, principles, and system of accounting. It is a complete process which includes both bookkeeping and accounting. It includes both bookkeeping and accounting. It involves teaching methodology, how to record the transaction, how to analyze the transaction, how to do the bookkeeping and all. So it is the teaching or methodology process, how accounting is done or how accounting process is completed. So the branch of knowledge which contains all the theories and principles for accounting is known as accountancy.